भारत की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, पर इसके पहले मैं आगे थोड़ा भी बढ़ूं। आज एक ऐसा दिन है जो मुझे काफ़ी परेशान करता है। आज 19 जनवरी, आज से 30 साल पहले हमारे भाइयों बहनों के साथ एक ऐसी जगह जिसको ग्रीक विद्वानों ने क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला था, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कल्पना है उनका जो घर था, माँ सरस्वती जो हमारे हिंदू फिलॉसफी में माना जाता है कि विश्व में कितनी भी बड़ी आपत्ति हो उसको तलवारों बंदूकों से नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ से उसका विनाश किया जा सकता है, वो है विद्या। ऐसी सरस्वती शारदा का घर, वहाँ से लगभग 5 लाख हमारे भाइयों और बहनों को एक कत्लेआम करके ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ, पिछले मैं कई महीनों से मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। अगर उनमें से एक भी कहानी सुनाई जाए तो शायद आप इसके बाद सो भी नहीं पाएंगे। आज वो दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है जब उन सबको अपने घर से निकाला गया और आज तक उनको जस्टिस नहीं मिली। डाइवर्सिटी की बात कश्मीर के बिना हो भी नहीं सकती है, इसलिए पहले उसकी बात करते हैं। आप सब लोगों ने, अगर किसी से, मैं अक्सर पूछता रहता हूं, किसी से भी पूछिए कि एंशिएंट इंडिया में भारत की कौन सी महान यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं, आप खुद ही जवाब दीजिए। अक्सर आप देखेंगे सब लोग जवाब देते हैं नालंदा, तक्षशिला, ये सब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी। भारत में अगर कोई सही मायने में शिक्षा का जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन का जो एक सेंटर था और जो एक सबसे महान यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था शारदा विद्यापीठ, जो कि कश्मीर में थी। जब लोग काशी विद्यापीठ से पढ़ के और भी हाईएस्ट रिसर्च और शोध के लिए कहीं जाना चाहते थे तो वो सब लोग भारत से, चाहे वो केरला से जाते हो, नंद कुमार जी अच्छे से जानते हैं, चाहे केरला से हो, चाहे मेघालय से हो, चाहे भारत के किसी भी पार्ट से हो, अंततः सब कश्मीर जाते थे। उसका कारण ये है कि जब गंगा हिमालय से निकलती है तो अंततः उसे सागर में ही मिलना है। जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं, जितनी भी नदियां हैं, आप देखिए अंततः सागर में ही मिलती जाती हैं, लेकिन जब वो निकलती हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी जो डेस्टिनी वो अंततः सागर से मिलना है। और नदियों में एक बड़ी खास बात होती है, वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह सागर में पहुंची जाती है। पर हमारे यहाँ ये ज्ञान की जितनी भी गंगा थी, ज्ञान की जितनी भी नदियां थीं, ये नीचे नहीं ऊपर जाती थीं और हिमालय का जो सागर था ज्ञान का, वहां शारदा विद्यापीठ में जाके मिल जाती थी। यही कारण है, एक जगह से, चाहे भारत की ग्रामर ऑफ पाणिनि की बात करिए, अभिनव गुप्त की बात करिए, आप योगा की बात करिए, आयुर्वेदा की बात करिए, आप मैथमेटिक्स की बात करिए, एस्ट्रोनॉमी की बात करिए, जितनी भी ओरिजिनल रिसर्च और थिंकिंग है, आप देखेंगे वो सारी की सारी कश्मीर से ही निकल के भारत में बाकी जगह फैली है। आज जितनी भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, जितने भी आप मूवीज देखते हैं, जितना भी आप नाटक देखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स का नाटक हो, चाहे जीवन का नाटक हो, जितनी भी कहानियां आप पढ़ते हैं, ये जो सारे 9 रसों के थ्रू हमको विश्व की सारी जी आइडियाज, फिलॉसफी, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो सारे पता चलते हैं, ये पूरी साइंस जो है, ये पूरा नाट्य शास्त्र जो है, ये भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा था। और वो नाट्य शास्त्र विश्व में और कोई उसे पैरेलल भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें सिर्फ रसों की बात नहीं थी। ये नाट्य शास्त्र लोग जानते नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं, पर जो नाट्य शास्त्र है, इसमें मेकअप कैसे किया जाए, सेट कैसे लगाया जाए, कितने फीट का सेट लगे, कितनी डेप्थ हो, फोरग्राउंड क्या है, मिड ग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों का जो है उसमें पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इतने डाइवर्स आइडियाज कश्मीर में पनपे हैं
इतनी ज्ञान की धाराएं, इतनी ज्ञान की नदियां वहां से निकली हैं कि आपको सालों सालों लग जाएंगे, आप उसके बारे में जान भी नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में, भारत में नहीं लेकिन कश्मीरी जो शैविज्म है, दुनिया की कम से कम 250 यूनिवर्सिटी में आज उसके ऊपर 5-5 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग के साथ रिसर्च चल रहे हैं। क्योंकि आज सारी दुनिया यह समझनी चाहती है कि इतनी डाइवर्सिटी इन थॉट इस देश में कहां से निकली। आप सबसे पहले रिलीजन से शुरू करिए। 4 रिलीजन हमारे यहां पनपे, विश्व में और कोई पैरेलल नहीं है ऐसा। पर उसी के अंदर आप अगर हिंदू फिलॉसफी या हिंदू रिलीजियस थॉट को देखें, उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, तरह तरह के, और किसी चीज से बंधा नहीं है। डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? डाइवर्सिटी का अर्थ ये एक ऐसा सागर जिसमें आप जो भी डालते जाएं उसमें समाता जाए और कभी भी वो कम ना पड़े। अलग अलग आइडियाज, अलग प्रांत के, अलग रेस के, अलग तरह के लोग अपनी विचारधाराओं, संस्कारों, सभ्यताओं के साथ उसमें शामिल होते जाएं। और यही भारत के साथ हुआ। एक ऐसा अमृत मंथन यहां पे हुआ कि विश्व के तरह तरह के विचार आते गए। आप ईश्वर को अगर अंत मानते हैं और शुरुआत मानते हैं विश्व की, तो भी वो थॉट आपको मिलेगा। और अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो भी आपको थॉट मिलेगा। ना मानना और मानना दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात है, क्योंकि कहा जाता है बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स आर ऑल्सो बिलीवर्स, और मेरी नजर में कोई बहुत फर्क नहीं है। लेकिन ईश्वर को गाली देने वाले को भी अगर आप वही सम्मान और दर्जा दें जो आप एक ईश्वर की स्तुति करने वाले को देखते हैं, तब समझ में आता है कि एक सभ्यता कितनी मैच्योर्ड और कितनी डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने वाली हो सकती है। और आज भी आप देखिए, एक जनरली स्पीकिंग, आप एक हिंदू सोसाइटी में अगर बैठिए, अगर आप ईश्वर को गंदी से गंदी भी गाली अगर दे दें, तो आपको कोई आपका बहिष्कार नहीं करेगा, कोई इंटॉलरेंस आपको नजर नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि एक पूरी की पूरी सोसाइटी की जो सिविलाइजेशन है, वो जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, तत्वम असि, दाउ आर्ट दैट, मतलब तुम ही वो हो। मेरे दोस्त बैठे आनंद जी, शायद वो मुझसे वो हो जाए, लेकिन मैं ज़्यादा फिजिक्स में नहीं घुसना चाहता हूं, पर अल्टीमेटली मेरे ख्याल से क्वांटम फिजिक्स भी तो यही बात करती है। आप एजुकेशन सिस्टम को लीजिए हिंदुस्तान में, आप लोग, बहुत सारे लोग अमेरिका, यूरोप गए होंगे, आप देखिए वहाँ पे 2 ही तरह के एजुकेशन सिस्टम मिलेंगे। एक तो गवर्नमेंट एडेड, अमेरिका में अगर आप देखें, वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, और जिसकी डाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज भी करते हैं हम लोग, उस पर बाद में आते हैं। पर आप एजुकेशन सिस्टम को भी देखें, आपको भारत में इतनी ज़्यादा पद्धतियाँ मिलेंगी एजुकेशन की, अलग अलग प्राइस लेवल पे आपको एजुकेशन मिलता जाएगा। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, पर कम से कम एज अ कॉन्सेप्ट तो हमारे यहां सब मिलेगा आपको। अमेरिका में आपको एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स मिलेंगे 99%, और उसके अलावा दूसरे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होंगे जहां पे आपको अपना घर या किडनी बेच के ही बच्चों को भेज सकते हैं। आप सोसाइटी को अगर देखें, ये हम सब जानते हैं, डाइवर्सिटी जो है हमारी, रहन सहन, कपड़े, आभूषण, इन सब चीज़ों की तो बात ही अलग है। आप अगर, जो लोग खजुराहो के टेम्पल में गए हों और जिनने उसका अध्ययन ढंग से किया हो, तो ये जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे, आपने बहुत से, हालांकि ये अलग बात है कि पूरे विश्व में इसका प्रचार, जब ब्रिटिश लोग आए उनको समझ में नहीं आया क्या है, तो उन्होंने उसको एज अ इरोटिका प्रेजेंट किया सारी दुनिया को। और मैं यहाँ गाइड्स लोगों से बात कर रहा था, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, कई लोग कहते हैं यहाँ फ़्लाइट्स क्यों नहीं आती हैं। सब लोग, कल हम आए, बड़ी फ़्लाइट्स लेट थी, सब लोग चिढ़ रहे थे कि खजुराहो में फ़्लाइट्स क्यों नहीं आती। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, और वो भी साल में सिर्फ 2 ही महीने आते हैं जब ठंड का मौका होता है। वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि बनारस के पास है, और वो इसलिए नहीं आते हैं कि उनको कोई स्कल्पटिंग देखनी है, वो इसलिए आते हैं कि जब वो लोग पढ़ते हैं गूगल में या कहीं पे भी, या उनके ट्रैवल एजेंट्स बताते हैं, तो कहते हैं कि इट्स अ इरोटिका, द स्कल्पटिंग इज अबाउट इरोटिका। और आप वहाँ गए होंगे तो बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि इरोटिका वहाँ पे 5 या 7%, 10% से ज़्यादा है भी नहीं। और वो भी इरोटिका नहीं है, वो तांत्रिक विद्या का है। अगर सब मैच्योर लोग बैठे हैं तो मैं आपको ये बात खुल के बता सकता हूँ, या वहाँ जाके पता चलेगी। आप मोस्टली जितने इरोटिक पोजेज वहाँ पे आप देखिए, उसमें जो आदमी है, ही डज नॉट इवन हैव इरेक्शन, और वो डेलिब्रेट है। और उसके पीछे थॉट ये है कि अगर आपको पूरी तरह से साधना करनी है और ईश्वर के साथ वननेस का जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर को अगर आपको देखना है, तो उसके लिए आपको
कई लोग कहते हैं कि सब चीज़ों को मोह माया को छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, पर उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जब तक जीवन के जितने भी कर्म हैं जो आपके धर्म में आते हैं, जो इंसान के धर्म से मेरा रिलीजन मतलब नहीं है, जो आपके लिए सही और जो कर्तव्य और कर्म आपको यहां सारे करने हैं, उसके समन्वय के बिना आप ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। और उसकी जो सबसे पहली जो कड़ी है वो है जब पौरुष और प्रकृति का आपस में विलय होता है। और यही वहां चित्रण किया गया जो 5% है। उसके अलावा आप देखेंगे वहां पे काफी आपको हिंदू फिलॉसफी उस वक्त की, चंदेल राजा के वक्त में जो थी, चंदेल डायनेस्टी के वक्त जो थी वो दिखेगी आपको, एग्रीकल्चर दिखेगा, वॉर दिखेगा, इतनी सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन एक चीज जिसमें मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं वो है आभूषण और मेकअप को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंगार, सॉरी श्रृंगार। आप उसमें देखिए वो बाल बना के खड़ी एक मिरर लेके और उसके बालों से एक एक बूंद टपक रही है। ऐसा आपको विश्व में, मैंने इतना ट्रैवल किया इसलिए मैं सबसे बोलता हूं और खुल के बोलता हूं कि इससे अच्छे मॉन्यूमेंट्स आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि इतनी डिटेलिंग ये तभी आ सकती है जब आपने एक एक व्यक्ति का इतना अध्ययन किया हो। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? इंसान की जो लिमिटेशन है परसेप्शन की, उसके ऊपर उठ के कैसे क्रिएट किया आपने? या तो तब हो सकता है जब आप तपस्या में बैठे हो, बुद्ध की तरह से बैठ गए हो तपस्या और आपको एकदम से एनलाइटनमेंट हुआ, या फिर आपको ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताकत आपके अंदर है जिसके कारण आप ये कर पाए। वो ये थी कि जो स्कल्प्टर्स थे वो भारत के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग सभ्यता के, अलग अलग खान पान और अपनी वेशभूषा वाले बिल्कुल अलग थे। और अगर आप ध्यान से, गूगल नहीं पर अगर आप असली लिटरेचर पढ़ें खजुराहो पे, तो उनमें से बहुत सारे लोग तो जो राजा आपस में लड़ते थे उनके प्रांतों के थे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईश्वर को मानते भी नहीं थे। आप सोचिए गरीब आदमी जिसकी बेटी मर गई हो, जिसके अकाल पड़ गया, वो क्या ईश्वर को मानेगा जिस तरह से एक समृद्ध आदमी मान सकता है। और उनका कोई ऐसा बहुत हिंदुइज्म वगैरह से भी लेना देना नहीं था। फिर यहां कैसे पहुंचे? क्योंकि जब सुबह ये सारे स्कल्पटिंग करने आते थे हमारे सारे लोग, तो सुबह ये लोग मेडिटेट करते थे। और तब तक मेडिटेट करते थे साथ में जब तक वो दो उसके पादान थे। पहला, जब तक वो सब स्वयं एक ना हो जाए, और दूसरा, जब वो स्वयं वो मूर्ति ना बन जाए जो वो बनाने जा रहे थे। और उसके बाद वो जाते थे और थोड़े वक्त में कर देते थे। हो सकता है कई लोग इसको नहीं माने क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, ना माने, लेकिन ये थॉट तो है। इस थॉट को तो आप नहीं हटा सकते। मैं बोल रहा हूं ये थॉट तो अब एग्जिस्ट करता है। इस लेवल की डाइवर्सिटी, जिस डाइवर्सिटी को हमने स्ट्रेंथ की तरह यूज करके एक फिलोसॉफिकल आइडिया को इस लेवल पे लेके गए, जब पूरा का पूरा विश्व जो है तलवारें और बंदूकें लेकर दुनिया के कॉन्टिनेंट्स पे फतह करने निकला था, उस वक्त हम कौन हैं, हमारे आगे क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये ईश्वर क्या है, इस जीवन के आगे क्या है, उन कॉन्टिनेंट्स को फतह कर रहे थे। जब सारी दुनिया मटीरियलिज्म और ज्योग्राफिकल सुप्रीमेसी के पीछे भाग रही थी, तब हम लोग अपने अंदर आत्मदर्शन के थ्रू विश्व का जो अल्टीमेट सत्य है उसको ढूंढ रहे थे। इसलिए आप देखेंगे भारत में इतनी डाइवर्सिटी है। और ये इसी डाइवर्सिटी के कारण एक मनमोहन वैद्य जी, बड़ा अच्छा उनने एक आर्टिकल लिखा था, तो मैंने पढ़ा और बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने मनमोहन वैद्य जी को एक मैसेज भेजा। मैंने कहा आपका आर्टिकल पढ़ा है, मैं कुछ दिनों में एक स्पीच देने जा रहा हूँ, क्या मैं इसमें से कुछ यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे बोली। उन्होंने बोला भारतीय परंपरा के अनुसार विद्या पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, तो आपको जो यूज़ करना है करिए। तो उस आर्टिकल में उन्होंने बहुत तथ्यों के साथ लिखा था, मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ।
उन्होंने एनालाइज किया था पूरा, एक के बाद जहाँ जहाँ पे ये कॉलोनी ब्रिटिश लोग पहुँचे कॉलोनी इस्टेब्लिश करने, या जहाँ पे भी मुगल इन्वेजन हुआ या इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उन सारी कंट्रीज़ का उनने कई सारी का ब्यौरा दिया था। ऑलमोस्ट 100% जिस जिस कंट्री में फ्रेंच और ये पोर्चुगीज और ब्रिटिश लोग कॉलोनाइज करने पहुंचे, वो सारी की सारी कंट्रीज अंततः कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गई। ऑल 100% ऑफ देम। जहां जहां इस्लामिक इन्वेडर्स पहुंचे, वो सारी की सारी सोसाइटीज जो थी वो सारी की सारी इस्लामिक हो गई। आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा सिवाय एक भारत के। 1000 साल इन दोनों ने मिलकर हम पे राज किया। तलवार बंदूकों की ताकत से इन लोगों ने हमारी विचारधारा को, हमारे फेथ को, और ये फेथ कोई किसी ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई और किसी ईश्वर का नहीं था। ये फेथ जो था एक सुप्रीम, जो एक डाइवर्सिफाइड हमारी पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है, जिसमें ब्रह्मा भी एग्जिस्ट करते हैं, विष्णु भी करते हैं, जहां पे राम का पॉजिटिव रूप है, राम का नेगेटिव रूप भी है, जहां पे रावण का भी पॉजिटिव रूप है, रावण का भी नेगेटिव रूप है, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी फिलॉसफीज भी जहां पे एग्जिस्ट करती हैं, वहां इन लोगों ने हर तरह से साम दाम दंड भेद से पूरा का पूरा यत्न कर लिया। 1000 साल के रूल के बाद जब वो छोड़ के गए, आप यूं समझिए लगभग 90% इंडिया जो था वो फिर भी हिंदू ही इंटैक्ट था। ये किस चीज की स्ट्रेंथ है? ये कौन सी ताकत है ऐसी जिसने हमको हमेशा बांध के रखा? अगर आप श्री अरबिंदो को पढ़ें तो बार 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 एक ही बात को रीएम्फसाइज करते हैं कि भारत का पतन होगा। हां, ये ठीक है, लेकिन कितना भी पतन होगा, भारत ही विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो फिर से इट विल राइज अगेन फ्रॉम द एबिस। और मेरा इस पे बहुत अटूट विश्वास है, और वो अटूट विश्वास इसीलिए है कि जितना फ्रीडम ऑफ थॉट, जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप ट्विटर पर मत जाइए, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है ये सागर। आप उसके छोर पे 2-4 धाराओं को, 2-4 लहरों को देख के समुंदर की गहराई का अनुमान ना लगाएं। हो यही गया है आजकल। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी थोड़ी लिमिटेड हो गई। हम घोड़ों की तरह ब्लिंकर्स पहन लिया, हम हर चीज़ जो है ट्विटर की लड़ाई और ट्विटर में लोग क्या बोल रहे हैं या जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर आधारित करते हैं। लेकिन दुनिया बहुत अलग है। अगर आप थोड़े दिनों के लिए टीवी बंद कर दें और सोशल मीडिया को भूल जाएं और आप भारत में घूमें, तो इससे आपको खुशहाल कोई राष्ट्र भी नहीं मिलेगा विश्व में। थोड़े दिन बिताइए तो जरा अमेरिका वगैरह में, अपने आप, परिवार के साथ नहीं, जरा खुद स्वयं, और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे ओपननेस है, कहाँ फ्रीडम है। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमको स्कूलों में नहीं सीखते। हमें अमेरिकन बच्चों की तरह से 24 घंटे सिखाया नहीं जाता। घर में माँ बाप नहीं बोलते हैं डाइवर्सिटी इज गुड, डाइवर्सिटी इज गुड। एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन भोपाल में बड़ा हुआ लड़का हूं। आनंद को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं हूं, ये सत्य है। और मैं डाइवर्सिटी वर्ड मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में सुना था जब मैं कोई 28 या 29 साल का हो गया था, दिल्ली में आया तब सुना मैंने, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं था ये बात, इस पे चर्चा ही नहीं थी। ना तो राजनीतिक लोग बात, कोई ये तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो हमारा एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का, कौन बात करे इस बारे में। ये तो अभी चालू हुआ है, ये जब से कम्युनिस्ट लोगों को मौका मिला तब से ये सब चालू हुआ है, सन 70 और 65 के बाद। ये सब बातें थी नहीं। एक हायरार्की थी सोसाइटी में, उस हायरार्की के साथ हम एक बहुत ही डाइवर्स आइडियाज को, आप ये देखिए हिंदुस्तानी जो एक जॉइंट फैमिली हो, ऐसा तो संभव नहीं कि आप में से कोई भी जॉइंट फैमिली जानता ना हो, रहे ना हो। जानते तो होंगे जरूर, नहीं जानते तो भारतीय शादियों में तो गए होंगे, किसी फंक्शन में गए होंगे, और वहां आप देखिए कोई किसी को खुश प्रसन्न करने के लिए कि सिर्फ आपकी चापलूसी के लिए आपसे हाँ 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 करता रहे, ऐसा नहीं है। सब खुल के अपने विचार व्यक्त करते हैं, बहसें होती हैं, पर फिर भी हम एक रहते हैं। जब एक राष्ट्र का लक्ष्य एक हो, जब सब लोगों का एम्बिशन एक हो, और वो एम्बिशन, वो जो ज्ञान का सागर है, वो जो इस ब्रह्मांड का सागर है, तत्वमसि मतलब कौन, तुम कौन हो, जिससे मिलने की जो हमारी पूरी की पूरी जो हमारी एक जिंदगी का जो हमारा पर्पस है, अगर वो एक हो तो फिर कितनी भी बातें होती रहें, कितने भी इन्वेजन हो, कितने भी आक्रमण हो, अगर आप पूरी की पूरी लाइफ टाइम देखें एक राष्ट्र का, तो भारत जो एक कॉन्सेप्ट है,
भारत जो एक सोच है, उसकी डाइवर्सिटी को हजारों लाखों करोड़ों कौमीज आ जाएं, इस्लामिक इन्वेडर्स आ जाएं, ब्रिटिश आ जाएं, मैं आपको गारंटी करता हूं कुछ नहीं होगा। अगर होना होता तो विश्व के बड़े से बड़ी सभ्यताएं, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे रोम हो, चाहे एज़टेक हो, कोई सी भी हो, जब उनका विनाश हो गया, वो सब खत्म हो गई, सब मिट्टी में मिल गई। सिर्फ एकमात्र जो सभ्यता है आज भी जिंदा है, और वो है भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता। और मैं हिंदू सिविलाइजेशन जब बोलता हूं तो उसका मतलब ये, जो भी इस सागर में आता गया समाता गया, और इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हां, इसको भ्रमित करना आसान है। भ्रमित करना क्यों आसान है, मैं आपको समझाता हूं। भ्रमित करना इसलिए कि सडनली पिछले 1991 के बाद स्पेशली हम लोग आज एक ग्लोबलाइज्ड जो धारा है उसमें मिल गए हैं। ये जो लड़ाई चल रही है इस दुनिया में, मैं नहीं समझता हूं ये लेफ्ट और राइट की लड़ाई है, ये एक्चुअली लड़ाई है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म की। विश्व में आप कहीं भी जाइए, मैं अभी कुछ पिछले 2-3 महीने से बहुत सारी कंट्रीज में और लंबे लंबे वक्त ट्रैवल कर रहा था, हर शहर में, हर गांव में, हर देश में एक ही लड़ाई चल रही है, वो है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म की। इसीलिए आप देखिए नेशनलिस्ट लोग धीरे 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 जीतते जा रहे हैं। पिछले 10-20 साल से हमने देखा है, 2 गलतियां हमसे हो गई। कहीं पे हम ये समझ बैठे मॉडर्नाइजेशन का मतलब है वेस्टर्नाइजेशन, और हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया। मिडिल क्लास में एक होड़ सी लग गई, कितनी भी हम यहाँ बातें कर लें, अल्टीमेटली एक होड़ सी लग जाती है कि बच्चा तो कॉन्वेंट में ही पढ़ना चाहिए। शायद इसका कारण ये रहा हो कि अंग्रेजों का हम पे इन्फ्लुएंस इतने साल की गुलामी के बाद रहा हो। लेकिन जब आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि वो बच्चा मॉडर्नाइज नहीं, वो वेस्टर्नाइज हो रहा है। अगर उसे मॉडर्न थॉट्स सीखना है तो उसको ऐसे ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा जहां पे कि हिंदू थॉट के साथ पढ़ाया जाता है, वरना ये झूठी गलत हिस्ट्री जो है ये पढ़ पढ़ के बच्चे बड़े होते जाएंगे, सबके एम्बिशन ही हो जाएंगे कहाँ हम यहाँ छोड़ के निकलो यहाँ से। और जब 40-50 साल के बाहर होंगे तब लगेगा नहीं यार अपना देश बड़ा प्यारा है, पर ऐसी मुसीबत हो जाती तब वापस भी नहीं आ सकते। और इसके लिए भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं और कटे फटे भी रह सकते हैं। तो ये जो भ्रमित करने की पूरी कोशिश है वो ये है जैसे कि हम एक हीन भावना से ग्रस्त थे इतने साल से, आज उससे जो उभरने की कोशिश भारत कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द लीडरशिप, और वो लीडरशिप से पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। आज भारत हर एरिया में आप देखिए जिंदगी का जो भी फैसेट होता है उस हर फैसेट में ना किसी लेवल पे हिंदू थॉट फिर से राइज कर रहा है, हिंदू परंपराएं फिर से राइज कर रही है। बिकॉज वी रियलाइज्ड, ये 20 साल के ग्लोबलाइजेशन के बाद वी रियलाइज्ड कि अल्टीमेटली अगर ग्लोबलाइजेशन का हमने सिर्फ जो बेस्ट पार्ट है उसकी जगह उसकी नेगेटिव साइड को भी अगर कंज्यूम किया तो हमें हीन भावना के साथ ही जीना पड़ेगा। और यही कारण है क्योंकि हमको इतने साल से सिर्फ तक्षशिला और नालंदा के बारे में पढ़ाया गया, शारदा विद्यापीठ। आप मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, अगर 10 बच्चों से पूछे 9 बता भी नहीं सकते, जानते भी नहीं होंगे क्या है। इससे होता क्या है? इससे होता है कि इंडिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जरूरी नहीं आप नफरत करें हर चीज से। अभी हम लोगों ने करीब 570-580 कश्मीरी हिंदू विक्टिम्स हैं जिनके किसी के पिता को 50 टुकड़े करके बोरी में भर के फेंक दिया गया, किसी की मां के ब्रेस्ट काट दिए गए, किसी को 100 मशीन में 4-5 टुकड़े कर दिए गए। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमने पूरे दिन बिता के उनको वीडियो में रिकॉर्ड किया है, जो भारत सरकार को कई 30 साल पहले करना चाहिए था, जो किसी सिविल सोसाइटी को, किसी एनजीओ को, किसी इंटेलेक्चुअल्स को, मीडिया वालों को करना चाहिए था, जो किसी ने नहीं किया। अल्टीमेटली हम लोगों ने अभी किया है। और उन सबकी भी समस्या यही है कि वो सब सक्सेसफुल हो गए, उनने अपने बच्चों को लिबरल स्कूल्स और कॉलेजेस में भेज दिया। आज उन्हीं के बच्चे जो हैं या तो इंडिफरेंट हो गए हैं उसी प्रॉब्लम को लेके, या फिर वो कहते हैं नहीं आप लोग डर के भाग गए होंगे, जैसा उनको पढ़ाया जाता है वैसी बातें करते हैं, और कहते हैं ये बहुत ज़्यादा आप ये एंटी इस्लामिक बात मत करिए, आप सब लोग जो हैं बिगेटेड हैं। मुझे चिंता इस जनरेशन की है, ये फटेगा एक दिन, आप इसको रोक ही नहीं सकते। ये वो लोग जो बैठ के, अगर आपने देखा, मैं आपसे खुल के एक बात भी करना चाहता हूं, कई लोग मुझसे बात कर रहे थे अभी दीपिका पादुकोण क्यों चली गई, इसलिए चली गई उनको पता ही नहीं है हम कहां हैं। जिसको जरा सा भी ज्ञान होता वो ये जानता। और यही बात मैंने सबसे बोली कि 99% 40,000 यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, 20 करोड़ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, 40,000 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं।
99% जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, वो तो पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर कुछ तो बनना ही चाहते हैं। जो माँ बाप, जो इतना सेक्रीफाइस इंडिया में माँ बाप और पूरी फैमिली करती है, भारत में जब एक बच्चा पढ़ता है, उसके भविष्य के निर्माण में कम से कम 10-15 लोग सेक्रीफाइस करते हैं, 6-7 तो करते ही करते हैं, तो गारंटी है। तो वो जो माँ बाप ने सेक्रीफाइस किया, वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ करूं, अपने माँ बाप को अच्छी सुविधाएं दे सकूं और अपनी परिवार को आगे ले जा सकूं। वो लड़का तो इनके साथ खड़ा ही नहीं है। तो 99% जो हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं, आपने तो उनको सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि हम आपके साथ हैं ही नहीं। यही आज हो रहा है। सारा मीडिया भारत की जो आत्मा है, भारत की जो सोच है, जो भारत एक नेचुरली इतना लिबरलाइज और प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसको हर समय गाली दी जाती है, उसको बुराई की जाती है और एक हीन भावना से ग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। पर भारत की जो स्ट्रेंथ है, भारत की जो ताकत है, उसके बारे में कभी कोई बात करता ही नहीं है। हमने एक कोशिश की थी कुछ दिन पहले, मेरी वाइफ पल्लवी ने बोला कि हर लोग हमेशा जब देखो बुराई करते रहते हैं, पर कुछ तो हमने अच्छा भी किया होगा, तभी तो हम मार्स पे चले गए। कुछ तो हमने अच्छा किया होगा। इतने करोड़ों भारतीय सारे विश्व में रहते हैं, जिनकी सिर्फ तारीफ करते हैं लोग, कभी कोई भारतीयों पे शक भी नहीं करता। वी आर द मोस्ट ट्रस्टेड एथनिक कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। चाइनीज पे ट्रस्ट नहीं करते लोग इतना, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच, जूस, इन पे भी नहीं करते जितना भारतीयों पे करते हैं। तो कुछ तो हम अच्छा करते ही होंगे। तो हमने कहा चलो भारत की पॉजिटिव बात देखते हैं। तो हमने पूरे भारत में ट्रेवल करके एक शो बनाया, भारत की बात, और हमने कहा एक्सप्लोर करते हैं भारत की अच्छी बातों को। एक बार आप भी कोशिश करिए, करना चाहिए। एक जीवन में कम से कम भारत का एक चक्कर पूरा लगाना चाहिए। अगर नहीं किया तो फायदा क्या? फिर तो यानी फिर जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं। पैदा हुए, बीए किया, नौकरी की, रिटायर हुए, मर गए, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? एक बार जरा देखिए तो आप कहां बैठे हैं। वो जब मछली तैरती रहती है, उसको थोड़ी पता होता है सागर कितना विशाल है। उसके लिए उसको बाहर आना पड़ता है। एक बार जरा निकल के देखिए अपने घर से, चाहे नेचर हो, चाहे लोग हो, चाहे खान पान हो और चाहे आत्मिक सुख हो। इससे खूबसूरत, इससे पॉजिटिव, इससे ज़्यादा मिलजुल के साथ रहने वाली, इससे ज़्यादा लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी कम से कम मैंने तो विश्व में आज 80-90 कंट्रीज़, और जो कि जिन कंट्रीज़ को हम मानते हैं इस वर्ल्ड का नैरेटिव का पार्ट, मैंने तो कहीं नहीं देखा। हो सकता है मेरी आंखों, मेरी समझ में गलती हो, लेकिन अब जो भविष्य है वो भारत का है अनंत कुमार जी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उसका आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। सन 1950 में इटली में सारे वर्ल्ड के एग्रीकल्चरिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक रेजोल्यूशन था कि इन अबाउट 20-30 years इंडिया विल डाई ऑफ स्टारवेशन लाइक अ शीप इन द बुचर हाउस। ये कोट अनकोट ये रेजोल्यूशन है, ये प्रिंटेड है। अगर आपको किसी को शक हो तो आप जाके चेक करिएगा। आज हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर्स हैं। जो भारत के बारे में लोगों ने अटकलें लगाई थी, और आज भी जो लगा रहे हैं कि ये कंट्री जो है, जो भी आप देख रहे हैं जो हो रहा है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी की बात करें, पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं, तो जो भी भारत के ऊपर आज कहा जा रहा है हमारे बारे में, ये सब एक एक करके धारणाएं टूटती जाएंगी। इसलिए निराश होने की रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। जब तक हम विश्व के दूसरी संस्कृतियां, दूसरे राष्ट्र, दूसरी टेरिटरीज, उन पे अपना अधिकार जमाने की मंशा नहीं रखते हैं, जब तक हम लोग अपनी फैमिली सिस्टम को पकड़ के, जो हमारा हायर फिलोसॉफिकल थॉट है, जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ भारत है, आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ भारत है, उस पर विश्वास रखते हुए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अपने को जिम्मेदार समझ के, अपना दायित्व, अपना धर्म समझ के उनका सही मार्गदर्शन करते रहें, अगर उनको हम इंस्पायर करते रहें, सिर्फ इतना ही करते रहें। अपने बच्चों से घर में हम बातचीत करते हैं, रोज उनसे एक हिंदुस्तान के बारे में अच्छी बात खुद बताएं और उनसे भी पूछें। राष्ट्र का पुनर्निर्माण
हम लोग, हम नागरिक बहुत बड़ी बड़ी बातें करके नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र का पुनर्निर्माण और जो ये भारत को विश्वगुरु बनाने की हमारी आकांक्षा और जो सपना है, ये तभी पूरा हो सकता है जब अब हम अपना ध्यान बहुत छोटी 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 बातों पे करें। आज 6 साल हो गए भारत में एक नई सरकार आए हुए, एक नई दिशा, एक नई लीडरशिप को आए हुए। पर मुझे कई बार दुख होता है कि हम अभी भी कई बार कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के, मैंने कई फेस्टिवल्स में जगह बुलाते हैं, कई आर्टिकल्स पढ़ता हूं, अभी परसों भी पढ़ रहा था, जिसमें हम लोग अभी तक यही बात करते हैं, व्हाट इज नेशनलिज्म। बड़े शर्म की बात है अगर हम इतने साल के बाद यही डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज लिबरलिज्म। तो मैं आपको बताता हूं मेरे लिए नेशनलिज्म क्या है। मेरे लिए नेशनलिज्म है एक राष्ट्र के लिए, उस समाज के लिए जिसका हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन में योगदान है, उसके लिए एक पर्पस पकड़ के, जो मेरे सामर्थ्य में है, जो मैं कर सकता हूं, उस तरह से इस समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करना, वो चाहे कितनी भी छोटी चीज हो। जैसे नियम नहीं तोड़ना, जैसे प्लेन रुके तो वेट करना, जब एयर होस्टेस बोले उठो तभी उठना, जब ऊपर से अपना अटैची सूटकेस निकालें तो ख्याल रखना किसी और को ना लगे, किसी से टाइम का अगर हमने वायदा किया है तो उस टाइम पे उससे मिलना, किसी से बोला इस तारीख को आपका चेक मिल जाएगा तो उस तारीख पे उसको चेक देना। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहली चीज है इंटेग्रिटी। जब तक हम अपने जीवन में डाइवर्सिटी के साथ इंटेग्रिटी को नहीं जोड़ेंगे तब तक बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती, क्योंकि तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, आप डू यू मीन इट और यू डोंट मीन इट। हम लोग ना तो राजनेता हैं, ना हम लोग टीवी डिबेट में बैठे हैं। ये जीवन हमारा है, ये परिवार हमारा, ये समाज हमारा, ये राष्ट्र हमारा है। इसको बनाना किसी राजनीतिक का काम नहीं है, ये पुलिस वालों, आईएएस ऑफिसर्स का काम नहीं है, ये हमारा काम है। और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत छोटी सी बात से, जो ट्रेडिशन हमने खत्म ही कर दिया है। परिवार में रोज रात को अपने बच्चों और बाकी लोगों के साथ डिनर करते वक्त छोटी मोटी पुरानी कहानियां, घर की कहानियां सुनाना, और वही करते करते संस्कार बनते जाते हैं, वही करते करते बच्चों में एम्बिशन बनते जाते हैं, और वही करते करते राष्ट्र प्रेम बढ़ता जाता है। अगर आप कहानी ही नहीं सुनाएंगे, आप बात ही नहीं करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कितना सेक्रीफाइस है, तो कैसे हम एक राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे। 3 स्तंभ मैं खत्म करने के पहले आपको बताता हूं, जिनको मैं मानता हूं अगर भारत का पुनर्निर्माण होगा तो इन्हीं स्तंभों पे होगा, और इनको भूलना नहीं चाहिए। तो पहली बात मैंने आपसे की सर्विस, सेवा। दूसरी सरस्वती। सरस्वती को अपने परिवार में, अपने जीवन में वापस लाइए। आजकल सब लोग दुर्गा और लक्ष्मी की बहुत पूजा करते हैं, सरस्वती को सब भूल गए हैं। मैं जब छोटा था, हर स्कूल, कॉलेज, हर ऑफिस में सब जगह सरस्वती की मूर्तियां रहती थी। मेरे घर में अभी 2-3 है, मेरे पिताजी छोड़ गए थे। आप आज मॉडर्न घरों में जाएंगे, अपार्टमेंट्स में जाएंगे, आप ये देखिएगा दिवाली में जो एक आध बार पूजा होती होगी, आप कभी खोल के देखिएगा, छोटी मोटी पूजा घर जो भी होते हैं, आपको वहाँ पे लक्ष्मी और दुर्गा तो डेफिनेटली मिलेंगे, सरस्वती नहीं मिलेगी, ना मूर्ति में, ना फोटो में, ना दिल में, ना दिमाग में। तो सरस्वती को वापस अपने घर में लाइए, शिक्षा पे जोर दीजिए। और शिक्षा की आपको महत्वता मैं बताता हूं। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को काट के, मार के वहां से निकाल दिया गया। वो लोग सब कुछ वहां छोड़ के आए, सिर्फ चप्पलें पहन के, और अपने बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट लेके आए। उससे 2 चीजें हुई। आज द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इन इंडिया इज कश्मीरी हिंदूज। आपको कोई कश्मीरी हिंदू मिलेगा ही नहीं जहां पे 3rd जनरेशन पढ़ी हुई नहीं है, और पढ़ी नहीं, बहुत काबिल नहीं है पढ़ लिख के। यही कारण है, अपनी जेब में एक 5 रुपए का सिक्का रखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, सारी जिंदगी घूमते रहेंगे, आपसे मैं कहता हूं 5 रुपए का सिक्का, कभी आपको कोई कश्मीरी हिंदू भिखारी मिले उसको देना, आप पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कभी दे नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि आज 30 साल बाद ये सारे के सारे कश्मीरी हिंदू बच्चे नासा, अमेरिकन गवर्नमेंट में पॉलिसी में, इंडिया में हाईएस्ट जो रिसर्च और एजुकेशन है, डॉक्टर्स, इंजीनियर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और वो बच्चे
जिनके माँ बाप ने इनको काट पीट के और रेप करके औरतों को वहां से निकाला था, उनके बच्चे आज पत्थर गिन रहे हैं। उस शारदा, उस सरस्वती के महत्व को जब तक नहीं समझेंगे, भारत के पुनर्निर्माण की कल्पना करना भी दूर की बात है। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कहीं जाके आंख बंद करके 2 घंटे मेडिटेट करना नहीं है। इसका मतलब जग्गी वासुदेव के आश्रम में या श्री श्री रविशंकर के आश्रम में या बाबा रामदेव के यहाँ जाना, 7 दिन के लिए कोर्स करना है, विपासना करना, वो नहीं है। मेरा उससे स्पिरिचुअलिटी से मतलब नहीं है। मेरा जिस स्पिरिचुअलिटी से मतलब है, जो स्पिरिचुअलिटी का असली अर्थ भी है एक्चुअली, अगर आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को ना देखें, जो असली अर्थ है वो ये है, आप जो भी करते हैं, जहां भी करते हैं, उसको पूरी की पूरी साधना और आराधना के साथ करिए। अपना जो भी काम करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन करिए, ताकि वो आपके जीवन, किसी और के जीवन में उसका उपयोग हो सके। वो स्पिरिचुअलिटी जो एक इनर डायलॉग है आपके साथ और बाहर के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ, जिसमें आप सिर्फ आराधना से ही अपने जवाब ढूंढ सकते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाइए। मेरा विश्वास है कि ये 3 चीजें हमारी सोसाइटी में जो धीरे धीरे आ भी रही हैं, तब भारत की जो ताकत है, भारत का जो पूरी सोच है, ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, जो होगा। और ईश्वर करे श्री औरोबिंदो का सपना टू राइज अगेन फ्रॉम द एबिस बहुत जल्द पूरा हो। कम से कम मेरे जीते जी हो जाए, मैं ऐसी ही और आप सबके जीते जी हो, ऐसी कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।